नमस्कार। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ है बुंदेलखंड के वो नेता जिन्होंने आज से 17 साल पहले आतंक का पर्याय माने जाने वाले अशोक विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। भैया राजा को हराने के बाद ये नेता के नाम की चर्चा पूरे देश में हुई और ये विधानसभा की चौखट पर पहुंचे, लेकिन शांत चित्त रहे। अशोक विक्रम सिंह को हराने वाले ये नेता स्वभाव से बिल्कुल विपरीत नजर आए। 2008 से 2013 के बीच का जो कार्यकाल था उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये मंत्री बने, लगातार 5 साल मंत्री पद संभाला और अब फिर मंत्री है। अब इनके पास दायित्व है खनिज और श्रम विभाग का। तो आइए हम बात करते हैं पन्ना से विधायक बजेंद्र प्रताप सिंह से। बजेंद्र जी, इस बार तो मैंडेट सर आप लोगों को विपक्ष का मिला था, आप लोगों ने भी तैयारियां लगभग वही की होंगी कि विपक्ष के नेता की तरह आपको व्यवहार करना है, एक विधायक की तरह आपने बहुत सारे काम सोचे होंगे और फिर अचानक ऐसा सहयोग जुड़ा कि आप मंत्री बन गए। तो क्या आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? बेसिकली जब अपोजिशन में रहते हैं तो कुछ अलग हम लोगों का टारगेट रहता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो बट नेचुरल हम लोगों की प्राथमिकताएं हो जाती हैं कि हम जनता के बीच में प्रदेश के अंदर हम कैसे डेवलपमेंट के काम करें और अपना एक पैठ बनाएं। तो निश्चित रूप से क्योंकि बदलाव हुआ है, और बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि जो लास्ट सरकार थी वो कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में उन्होंने वादे किए थे और जिस समय के अंदर किए थे उनमें वो कहीं खरी नहीं उतरी, और इस कारण से बहुत से ऐसे जो जनप्रतिनिधि उनके बीच से चुन के आए थे उनको भी लगा कि जो सरकार काम नहीं कर पा रही है और इस कारण से हम लोग जनता के बीच में जब हम अपने चुनाव में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। और इसलिए जो ये परिवर्तन हुआ और ये शुरू से ही चल रहा था कि सरकार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य जनता के बीच में काम करना नहीं था। उनका मेन उद्देश्य था कि हम अपने आप को कैसे हम स्थिर करें और हम लोग कैसे हम सुदृढ़ हो जाएं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो 1.5 साल का उनका कार्यकाल रहा है, हमें नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की तकलीफ उसने जानी हो। कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि इतने सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं कि वो तुरंत फील्ड पे जाके और खुद वो देखते हैं कि यदि फसल का नुकसान हुआ है, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे ओलावृष्टि से हो या वो सूखा से हो, वो खुद ही जाके इसका आकलन करते हैं। उसके बाद अपने अधिकारियों को बुला के, मंत्रियों को बुला के निर्देशित करते हैं। तो मैं मानता हूं कि क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज भारत ही की नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है, जिसके लेके बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं। लोग बाग की एक ही चिंता है कि जान है सो जहान है। आपने कोरोना के जिक्र किया, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था तो अभी लगभग विराम की मुद्रा में है। अब धीरे से उसको गति देने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने लोकल से वोकल का फार्मूला दिया है, आत्मनिर्भर भारत का फार्मूला दिया है और अब आप लोग लेकर आए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में आपके विभाग की क्या भूमिका नजर आती है, क्या रोड मैप आप बनाकर देने वाले? परसों वेबिनार था जिसमें कि सेंट्रल से और अपने स्टेट से सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मेन रूप से रहे हैं, साथ में हमारे नीति आयोग के लोग भी रहे हैं, हमारे गुरुमूर्ति साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के भी रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर और स्टेक होल्डर्स भी रहे हैं जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसमें मेनली खनिज डिपार्टमेंट को लेके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके बातें थी, और इसलिए उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। नीति आयोग ने भी हम लोगों को निर्देशित किया है, उन लोगों ने भी बहुत सी चीजें बताई हैं कि हमें किन चीजों पे हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है और कहाँ हमारा केंद्र सरकार या माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी किन चीजों पे हमारी मदद करने वाले हैं या उस पर वो मदद करने को तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, अपार है, लेकिन जिस हिसाब से उसका एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, जिस हिसाब से उसको हमें यूज करना चाहिए, जिस हिसाब से हमें उस चीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। इसी हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर में हम नंबर 1 है, लेकिन उस हिसाब से यदि हम एक्सपोर्ट देखें तो हम 0.8% ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और इससे ऐसा लग रहा है कि दूसरी स्टेट का एक्सपोर्ट, जबकि हम दलहन में नंबर 1 है, हम अपने लीड्स में नंबर 1 है, हम ऐसे कई प्रोडक्ट्स में, हम मिल्क में नंबर 1 है, ऐसे हमारे कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम आगे जा रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार जब पैदावार हुई तो हम लोगों का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि बहुत सी चीज़ें हैं जहां पे हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी प्रायोरिटी
कोरोना को लेके ज़्यादा चल रही है, क्योंकि हम लोगों का जो भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले ये है कि हम जनता को कैसे बचाएं, उनको कैसे सेव करें। आज हम जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल रिसोर्स पैदा करना भी एक बहुत जरूरी है, चूंकि आपका डिपार्टमेंट खनिज से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश प्रचुर खनिज संपदा का राज्य है। हम यदि पीछे जाएं, हम जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई तो बड़े बड़े उद्योगों को आमंत्रित किया गया था जो खनिज आधारित थे। फिर एक दौर आया एनजीटी का। एनजीटी की व्यवधान के कारण बहुत सारे उद्योग जो मिनरल आधारित थे वो चालू नहीं हो पाए। इन परिस्थितियों में ये जो हर्डल है फॉरेस्ट का और एनजीटी की हर्डल जो आपके पास आ रहे हैं, इसको दूर करने के बारे में कोई बात हुई कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के दौरान? निश्चित रूप से, क्योंकि फॉरेस्ट वाले भी उसमें बैठे हुए थे। उसमें कई चीजें हैं। क्या है कि फॉरेस्ट हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और इसलिए हमारी बहुत सी माइंस इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिलती है। हमारे बहुत से मिनरल्स फॉरेस्ट के अंदर हैं, हम उसमें भी बैठना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी मैंने बात उठाई कि फॉरेस्ट का जो एरिया जो कि वहाँ पे पेड़ नहीं है, जहाँ पे वो लैंड बैरन लैंड पड़ा हुआ है, तो हम उस चीज़ को यदि वहाँ मिनरल्स हैं उनको लेके हम कहीं ना कहीं एक्सचेंज कर लें और उनको दूसरा एरिया दे दें, उससे हम मिनरल रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और यदि कहा जाए तो यदि रेवेन्यू मिनरल से यदि हम निकाल लें तो हम अपने आप में ही मध्य प्रदेश सुदृढ़ हो जाएगा यदि हम अच्छे से हम एक्सप्लोर कर पाएं। इसलिए अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे भी जा रहे हैं कि हम जो एक्सप्लोर करेगा उसी को हम लीज देने की भी बात सोच रहे हैं। अभी हमारे 31 में जो मेजर मिनरल्स थे उनको माइनर मिनरल्स में हम लाए हैं, उनकी भी हमारी पॉलिसी निर्धारित हो रही है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। आज जो ऑक्शन वाली हम लोगों ने प्रणाली, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर खनिज नीति कमलनाथ सरकार बनाकर गई थी, उससे कुछ बड़े उद्योगपति इस रेत के धंधे में खासकर आए थे, तेलंगाना के कोई आए थे, जो बाद में सरकार बदली तो शायद ठेके ही छोड़कर चलेगा। जैसे आबकारी की स्थिति है, ठेकेदारों की लगभग वो स्थिति है, तो इससे कैसे निपटेंगे आप रेत को लेके? क्योंकि हम एक बात बताएं कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जब इनकी सरकार थी, ये भी रेत की नीति लाए थे, लेकिन ये रेत की नीति जनता के लिए लाए थे, पंचायतों में ले गए थे, पंचायत में हर आदमी इन्वॉल्व हो गया, जिले के समूह में कर दिया और उसको सबको रोजगार मिल गया था। अब उन्होंने रेत नीति बदल के उन्होंने ये देखा कि जनता को मिले या ना मिले, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। आज एक ठेकेदार को पूरा जिला दे दिया, वो उसकी मोनोपोली बना दी, उसकी एक दादागिरी बना दी। आज वहां पे इनफाइट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं कि जो पहले वाले काम, अब रोजगार कहाँ से आए? यही सब चीजें थी कि जो आज हम लोगों ने उसमें लगाया था कि आज एक छोटा से छोटा जो आदमी जो पंचायत लेवल पे रह रहा है वो भी उस रोजगार से जुड़ सके। अब लेकिन पॉलिसी बदल गई, रेवेन्यू कलेक्शन ठीक है, रेवेन्यू हमें ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। जो नीचे रोजगार था वो हमारे चला गया और इसलिए ये नीति अब क्या है कि ऑक्शन हो चुका है, पैसे जमा हो चुके हैं। अब हम लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते कि अब हम रेत नीति बदलें, इसलिए वो सब चीजें हैं और उन सब चीजों को लेके अभी हम लोग, क्योंकि मैं उस कमेटी में भी हूँ जो 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है, जो लास्ट 6 मंथ में जो उसके डिसीजंस हैं उसमें भी ये बात आई कि हमने जो हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसेंट्रलाइज किया था उसको, खनिज आपकी रेत नीति को, वो इन्हें सेंट्रलाइज कर दिया है। तो इसलिए इन सब चीजों को लेके बहुत सी चीजें हुई हैं। अब उनको हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब चेंज करने में, क्योंकि सब चीजें एग्रीमेंट वगैरह हो चुके हैं, उनके काम चालू हो चुके हैं, और यदि हम कोई सी भी चीज, कोई पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, जाएंगे तो कोर्ट में जाएंगे, फिर वो चीजें फंसेंगी, तो दोनों पक्ष का नुकसान है। ये जो रेत के अवैध उत्खनन की जो बात उठती है, चाहे मुरैना की हो चाहे होशंगाबाद की हो, ये तो अभी भी उस नीति के बाद भी जो की क्यों हो रही है? अवैध उत्खनन को लेके हम लोग कल ही मैं बैठ रहा हूँ, इसमें मैंने एक हम तैयार कर रहे हैं कि इसको हम कैसे बंद करें, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट निर्देश है कि इसको बंद करना है। जहां तक होशंगाबाद की है, तो होशंगाबाद हमारे 5 जिले ऐसे रह गए थे जहां पे हमारे टेंडर नहीं हो पाए थे। 2 जिलों में तो कोई आई नहीं थी, 3 जिलों में टेंडर हमारे हुए नहीं क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया जिन लोग ने वो हुआ था। तो हमारे टेंडर प्रोसेस चालू हो गया है, जिसको कि हम कोशिश ये कर रहे हैं। वैसे अभी उन्होंने अक्टूबर में लिखा है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारा सितंबर एंड तक 3 महीने हमारा खनन बंद रहता है, कि हम सितंबर एंड तक इसको क्लियर कर लें, जिससे कि हमारा 1 अक्टूबर से हम 5 जिले भी चालू कर पाएं, क्योंकि होशंगाबाद जिला रेत के मामले में सबसे ज्यादा सुदृढ़ है और रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा वहां से जनरेट होता है। बट नेचुरल जहां पे
कैश फ्लो होता है वहाँ पे कुछ अवैध काम भी चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी ले और कोई भी जाके मार्केट में बेच दे। उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम बैठ के विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम करेंगे। लेकिन मुरैना में खनिज से लेके जो हमारे माइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना वहाँ पे कोई टेंडर हुआ है ना कोई ठेका हुआ है। वहाँ टोटल जो काम चल रहा है वो कहीं फॉरेस्ट एरिया में चल रहा है, कहीं प्राइवेट लैंड में चल रहा है। उसमें भी हम फॉरेस्ट वालों से या उन लोगों से बात करेंगे, रेवेन्यू वालों से, कि इसको कैसे हम प्रतिबंधित कर पाए। इसलिए हमारा इस जो टेंडर हुए हैं या ठेके हुए हैं वो खनिज डिपार्टमेंट से मुरैना नहीं उसमें आता है। अब श्रम विभाग भी है और एक स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार भी सोच रही है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसमें भी इस चीज को की स्किल लेबर है। और एक मध्य प्रदेश से पलायन, खासकर जिस अंचल से आप आते हैं बुंदेलखंड, वहाँ रोजगार बहुत सीमित है, वहाँ पलायन ज्यादा होता है, उसको रोकने के बारे में क्या कोई प्लान है? बिल्कुल निश्चित, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आपने जब ये प्रवासी मजदूर जो हमारे आए हैं और इससे हमें एक एक जिले का आकलन हो गया है कि कितना मजदूर बाहर जाता है, किस स्टेट में जाता है और वो उसका रुचि किस उसमें है। बहुत से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं, बहुत से कारपेंटर हैं, बहुत से इलेक्ट्रीशियन हैं, इस तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया है। और उनके अब हमारे पास विथ मोबाइल नंबर हम लोगों के पास आंकड़े आ गए हैं, और इसलिए पूरे हर जिलों का मूवमेंट है। और खासकर बुंदेलखंड रीजन से इसका मूवमेंट ज़्यादा होता है जो बाहर जाते हैं। और उसके कुछ कारण भी हैं कि वहाँ पे हमारी कुछ ऐसी फैक्ट्रीज नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, और फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए जो हमारी कुछ माइंस पहले चलती थी खासकर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में वो बंद हो गई हैं। हमारे डायमंड जैसी माइन बंद होने के कगार में, इससे लोगों का पलायन है। और मोस्टली जो वहाँ का मजदूर है वो आपका या तो दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, उत्तर प्रदेश साइड में जाता है, या फिर गुजरात साइड में जाता है, या बॉम्बे साइड महाराष्ट्र के लिए जाता है। चूंकि आप पन्ना से हैं और देश की जो इकलौती हीरा खदान है वो पन्ना में है, लेकिन हीरे का पूरा कारोबार गुजरात सूरत में है। चूंकि आपने लेबर की भी बात की, तो लेबर भी आपके यहाँ से सूरत ही जाता होगा, अब लौट आया है। तो क्यों नहीं ऐसा पन्ना में कोई डायमंड पार्क बना दिया जाए, जो शायद पहले भी प्लान में था, या उनके लिए कटिंग पॉलिशिंग का कोई कारखाना लगाया जाए कि लेबर वहीं पर लोगों को रोजगार मिले, वहीं से पॉलिश्ड आइटम जाए और रेवेन्यू भी ज्यादा से ज्यादा आए। ये बात जो आज आपने कही, मैं तो मानता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि डायमंड पार्क जहाँ पे डायमंड खासकर मध्य प्रदेश में क्या अपने इंडिया का सबसे बेस्ट डायमंड वहाँ निकलता है। और एशिया की पहली एक मैकेनाइज्ड वहाँ पे फैक्ट्री है, जो यूनिट है जो मैकेनाइज्ड है, जैसे हीरा निकलता है, तो वहाँ पे डायमंड पार्क क्यों नहीं है, ये बात बिल्कुल प्रश्न की बात है। और इसलिए लास्ट गवर्नमेंट में जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर रहे हैं, ये पन्ना जाके उन्होंने घोषणा भी की थी कि डायमंड पार्क हम यहाँ स्थापित। घोषणा के पीछे भी आपका ही योगदान था। तो उसके बाद भी हमने जब क्वेश्चन उठाया तो लास्ट गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया था कि हमने घोषणा ही नहीं की, जबकि वो पेपर में पब्लिश हो गई थी। तो मुझे ही बड़ा हास्यास्पद लगा कि एक माइनिंग मिनिस्टर वहां बोल के आता है, और जब मैं विधानसभा में पूछता हूं तो बोल दिया जाता है कि हमने कोई घोषणा ही नहीं की है। तो इस तरह के डिसीजंस जो उन्होंने किए हैं, उसी कारण से आज हर्ष हुआ, जो भी आज रिजल्ट आया है उसी कारण से आया है। तो डायमंड पार्क निश्चित रूप से वहां पे रोजगार देने वाला है, क्योंकि वहां के लोग ही, चाहे सूरत हो चाहे बॉम्बे हो, वहां जाके वो खुद ही कारीगर हैं जो कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, और वो पन्ने के लोग हैं। तो हम उनको रोजगार पन्ना में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है, और मैं इस बार प्रयास करूंगा कि यूनिट डायमंड पार्क को लेके, क्योंकि थोड़ा सा आर्थिक स्थिति हमारी कुछ अभी उतनी सुदृढ़ नहीं है, जिनको डेवलपमेंट वर्क में हम ज्यादा जा पाए। जैसे हमारी सुदृढ़ होती है तो निश्चित रूप से हम डायमंड पार्क। जी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के कोई छोटे ग्रुपों के साथ इस काम को शुरू किया जाए और बाद में वो जाके प्रदेश के लिए बड़ा उद्योग बन जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ सेलो माइंस बहुत हैं। देखो, हम पन्ना में डीप माइंस भी हैं, सेलो माइंस भी हैं। अभी आज ही मैंने अपने जो पीएस हैं, क्योंकि जो एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जो हमारी एक माइन है, जिससे करीब 1000 लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं, और यदि वो भी उसका भी रिन्यूअल दिसंबर तक है, और दिसंबर में भी उसको रिन्यूअल नहीं मिलता है फॉरेस्ट से, या क्लियरेंस नहीं मिलता है वाइल्ड लाइफ से, तो शायद वो बंद हो जाएगी। और इतनी बड़ी यूनिट करोड़ों की जो लगी है, जो एशिया में नंबर 1 है, और यदि वो बंद हो गई तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पन्ना के तो नाम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने आज ही बेणवाल जी से बात की है, जो हमारे प्रमुख सचिव हैं वन के, कि आप
इसको क्लियरेंस जल्दी कर दें जिससे इनको रिन्यूअल मिल जाए और इनका काम, क्योंकि आज भी वहां पे 10,000 कैरेट से ज्यादा हीरा अभी भी डिपॉजिट है जो हम निकाल नहीं पाए हैं। अभी हम आधे पे गए हैं, आधा बचा है। रही नेशनल पार्क की बात, तो एक समय जब आया था नेशनल पार्क का तो टाइगर खत्म हो गए थे। आज उसी एनएमडीसी माइंस में उनकी सिक्योर वॉल है, कहीं से कोई जानवर नहीं जाता और आज हमारे सबसे मैक्सिमम टाइगर्स हो गए हैं जो बाहर निकल के जा रहे हैं। तो कोई डायमंड माइन से हमें नुकसान हुआ है ऐसा नहीं है, और उससे रोजगार लोगों को कितना मिला है ये देखने की जरूरत है। उससे हमारे आसपास वो हमें स्वास्थ्य सुविधा भी दे रहे हैं, उनके पास हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी दे रहे हैं, हमें एजुकेशन के लिए डीएवी स्कूल भी दे रहे हैं, हमें वहाँ के लोकल के लोगों को वो एम्प्लॉयड भी किए हुए माइंस में। आप पेयजल की बात है, कई गाँव में वो पेयजल भी दे रहे हैं। तो इस तरह से उनसे कई गांव जुड़े हुए हैं और इसलिए उसको बचाना, हमारे सांसद माननीय वीडी शर्मा जी वो भी इसमें उन्होंने बात लोकसभा में भी उठाई थी, मैंने सदन के अंदर भी उठाई, और इसलिए हम तो उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और मैं बिल्कुल ये प्रयास में हूं कि उसको जाने मतलब उसको रिन्यूअल मिले और वो यथावत चलती रहे। आपके पड़ोसी जिले में भी एक हीरा माइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, बंदर प्रोजेक्ट, उसकी क्या स्थिति है? उसमें करीब वो बहुत सी चीजें उसमें क्लियर हो गई हैं, बहुत से कुछ उसमें क्लियरेंस बाकी है और मैं मानता हूं कि वो बहुत जल्दी यूनिट चालू होगी और जैसे यूनिट वो चालू होगी तो उससे भी हमारे हीरा निकलने वाले हैं। और जब हीरा निकलेगा तो बट नेचुरल यदि हमारा डायमंड पार्क पन्ना में बनता है तो वहीं पे पॉलिश होने आएगा, उससे भी एक बड़ा रोजगार डेवलप होने वाला बुंदेलखंड के अंदर है और इसलिए उसको भी हम लोग जल्दी कर प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड के उस अंचल से हम बात करें तो टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, ये 4 जिले हैं, यहाँ से अब अकेले मंत्री हैं। बाकी यदि बुंदेलखंड के मंत्री देखें तो सागर जिले से ही हैं तीनों। तो बुंदेलखंड के विकास में टूरिज्म में क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि आप पहले इस विभाग के भी मंत्री रहे हैं, आपको नॉलेज है, तो कोई एक टूरिस्ट सर्किट बन जाए, क्योंकि अब पन्ना नेशनल पार्क एक बड़ी अहमियत रखता है, वहां पर 35 से ज्यादा टाइगर हो गए हैं और उसके अलावा खजुराहो है आपके पास, ऊर्छा है आपके पास, तो इसको लेकर कोई डेवलपमेंट हो जाए, ऐसा कुछ प्लान है क्या आपका? जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था उस समय बुंदेलखंड सर्किट एक बनाने का हमने प्रयास किया था। उसमें बुंदेलखंड के जितने जिले हैं, चाहे वो टीकमगढ़ हो, ऊर्छा की बात हो, चाहे आपकी खजुराहो छतरपुर की बात हो, चाहे पन्ना के डायमंड पार्क, सूरजी नेशनल पार्क, ऐसे मंदिरों की बात हो, और वहां से कालिंजर हो, वहीं से आपके बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा के लिए रूट जाता था। तो इसलिए एक सर्किट बनाने का हमने प्रयास किया था, क्योंकि उस समय सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, हम उसमें टूरिज्म मिनिस्टर सेंटर के थे, उनसे भी जाके मिला था और उस समय है राष्ट्रपति पुरस्कार भी टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिया गया था। तो टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है बुंदेलखंड में और मैं कई लोगों को रोजगार भी उससे मिल सकता है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि जैसे खजुराहो जो एक प्लेस है वो अभी टेम्पल्स के लिए मानी जाती है, उसको हम एक स्पोर्ट्स, एक एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आदमी वहां पे अपना एक जो वहां पे होटल्स हैं, क्योंकि सबसे पहले मध्य प्रदेश में 5 स्टार होटल्स आए हैं तो खजुराहो में आए। आज वो एक डेस्टिनेशन प्लेस बन गया है कि वहां पे कोई शादी कराना चाहते तो पहुंच जाता है, लेकिन उनको अब वो मार्केट नहीं मिल पा रहा। टूरिज्म इंडस्ट्री इस समय बहुत ज्यादा खराब हालत में है, हमारे वहां की फ्लाइट्स भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद एक हमारे सांसद जी ने प्रयास किया तो फिर हमारी कुछ फ्लाइट्स चालू, 1-2 चालू भी हुई, लेकिन अभी कोरोना काल में तो वैसे भी सब चीजें बंद हो गई हैं। तो हम टूरिज्म को लेके बहुत से लोगों को एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं और एक टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर हमारे एरिया में बन सकता है जो एक लोगों को उसमें जोड़ सकता है। और इसलिए हम उसके लिए निश्चित रूप से अपनी गवर्नमेंट, क्योंकि अब हमारी आ गई है, तो उसमें हमारी वो दीदी उषा ठाकुर जी टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनसे मिलकर मैं बात करूंगा कि आज टूरिज्म के लिए हमारे बुंदेलखंड एरिया में कुछ करें। वो एक बड़ी समस्या यदि हम कहें अभी के समय में तो श्रमिकों की है, और श्रमिकों के लिए आप प्लान कर ही रहे हैं, कोई ऐसा फौरी उपाय जो संबल योजना जैसे शिवराज सरकार ने शुरू की है, तो और कुछ इसमें नया इंटेक होने की संभावना दिख रही है आपको? मैं मानता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश से करीब 13 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर बाहर गए हैं, जिसमें से 7 लाख मजदूर ऐसे हैं जो सही में उन्हें मजदूरी, 5 लाख उनका परिवार है, ऐसे मिला के 13 लाख के समथिंग होता है और ये लोग चिन्हित हो गए हैं। हमारा एक श्रम डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है, संबल योजना एक बड़ी सार्थक योजना है और हम ये चाहते हैं कि अभी उसको लेके, क्योंकि संबल योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है,
उसको विद इन अ टाइम जो भी उनके साथ, क्योंकि पैदा से लेके मृत्यु तक का उसमें प्रावधान है कि कैसे क्या पैसे देने हैं। पैसे अभी बीच में जब दूसरी सरकार आई उसने वो योजना बंद कर दी थी, लोग बाग परेशान थे, बहुत से उनके कार्ड कैंसिल कर दिए गए थे, तो हम लोग उसको रीस्टेट कर रहे हैं। हम एक चाह रहे हैं कि ग्लोबल फंड बन जाए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी भी कोई यदि आदमी आता है और उसको ये परेशानी होती है कि साहब हमें फंड नहीं मिला है, तो फंड के अभाव में उसको पैसा, मतलब कि हमारे पास फंड नहीं है इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है, ये चीज़ हम खत्म करना चाहते हैं, उसको तुरंत पैसा मिल जाए। यदि बाई चांस वो उस चीज़ से हट गया है तो एक अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं था कि वो कहाँ जाए। यदि वो संबल योजना से उसका कार्ड से नाम हट गया है तो उसको कहाँ पे जाए, वो प्रदेश में कहीं आपके सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता था इधर। अब हम उसको एक अपीलेंट अथॉरिटी कलेक्टर को बना रहे हैं कि वो अपनी अपील वहीं करे, वहीं सुनवाई हो, और जो सही में पात्र व्यक्ति है उसको तुरंत उसको वो योजना का लाभ मिलना चाहिए। रही बात दूसरी योजनाओं को लेके, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अभी हम एक आपका मंडल भी हम लोगों ने 2 साल के लिए गठित किया है, जो एक श्रम विभाग से जिसको हम बना रहे हैं प्रवासी मजदूरों को लेके, उस पर उनके सुझाव आने वाले हैं। उस पर भी हम काम करेंगे कि जो हमारे प्रवासी मजदूर चिन्हित हुए हैं इनको हम कैसे अपने एरिया में एम्प्लॉयड करें, ये बाहर न जा पाए, इनको हम कैसे हम रोजगार में लाएं, ये सब हम काम करने पर भी विचार कर रहे हैं। एक आपने देखा हो बुंदेलखंड रीजन में हम पूरे जिलों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। यदि आज वहाँ का कोई आदमी बीमार हो जाए, कोई मजदूर बीमार हो जाए, तो वो यहाँ से मूव करता है या तो नागपुर के लिए या फिर दिल्ली के लिए, और इसलिए उनके पास इतना पैसा रहता नहीं है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो सेंटर की ईसाई की योजना है जिसमें हॉस्पिटल्स हमारे खोल रहे हैं, उसमें से एक यूनिट हमारे, एक हॉस्पिटल हमारे बुंदेलखंड एरिया में भी आए। इसके साथ साथ जो हमारे श्रमोदय विद्यालय हैं जो आज सिर्फ 4 जगह पे हैं, हमारे ग्वालियर में, आपके इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, मैं चाहूंगा कि आज वहां पे जब इतना बड़ा बुंदेलखंड से मजदूर पलायन कर रहा है तो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक समुद्र विद्यालय हमारा बुंदेलखंड एरिया में खुले। जब हमारे इतने मजदूर चिन्हित ही हो गए हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि एक ITI सेंटर भी वहां पे खुले, जिससे कि उनको हम कुशल मजदूरों की श्रेणी में लाएं, और जो उनको आज कम पैसा दे रहे हैं बाहर के लोग, उनको ज्यादा जब कुशल हो जाएंगे तो वो उनको मिल जाएंगे। और हमें एक रोजगार सेतु जो हमारा ऐप चल रहा है, अभी हमने वो पूरे कैटेगराइज कर दिए हैं और उसमें स्टेक होल्डर्स भी आ रहे हैं और जो मजदूर उसमें आ रहे हैं उनको रोजगार देने, अभी तक हम लोगों ने 5000 के ऊपर लोगों को उसके अंदर रोजगार सेतु के अंदर रोजगार दे चुके हैं, और हम उसमें दोनों की बात करा के जो जिस लायक है उस पर हम लोग उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपने स्वास्थ्य की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि एक मेडिकल कॉलेज खुलना था जो छतरपुर में, उसको लेकर बड़ी खींचतान मची थी पन्ना और छतरपुर के बीच में, अंततः वो चला और कहीं और गया। तो अब क्या स्थिति है? लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं परसों जो वेबिनार अटेंड कर रहा था, जो आपकी नीति आयोग है, जो उनका सुझाव है जी, वो तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि यदि ये आ जाता है तो निश्चित रूप से ये सभी जिलों के लिए बहुत ही कारगर होगा, और इस पर निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके सभी लोग चिंतित रहते हैं, और इसलिए स्वास्थ्य सबसे पहले सब जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हो, और यदि ये मेडिकल कॉलेज हर जिलों में खोले जाते हैं तो बहुत ही बड़ी देन होगी। इतनी संसाधन क्या राज्य के पास है कि हर जिले में मुझे सिर्फ राज्य भर की बात नहीं है, उसमें सेंटर उसमें सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जब यदि सेंटर सपोर्ट कर रहा है तो उसमें रोजगार का उसमें कुछ हमें इसमें काम भी करना पड़ेगा, बहुत से लोगों की प्लेसमेंट भी करने पड़ेंगे, लोगों को अब नियुक्तियां भी करनी पड़ेंगी। जब होगी मेडिकल, जब उसमें जब मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं तो हर जिले से लड़के निकलेंगे, और बहुत से लड़के निकलेंगे, क्योंकि आज डॉक्टर की जो शॉर्टेज हो रही है वो कारण ही यही है। और जब यदि हर जिलों में मेडिकल कॉलेज आएंगे तो निश्चित रूप से कि हमारे पास वो भी संख्या भी अच्छी आएगी। एक और बुंदेलखंड का मामला है कि बुंदेलखंड में पानी तो नदियों में बहुत है, लेकिन जल संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है। केंद्र बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो बन रहा था वो आज तक अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। ये बात सही है, क्योंकि हम लोग सूखा की मार भी बुंदेलखंड झेलता है, और इसलिए हमारे यहाँ नदियाँ पर्याप्त स्रोत हैं, नदियाँ बहुत हैं। हमारे कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी चल रहे हैं जो हमें खुद ही नहीं पता। एक मैं देख रहा था, शायद श्यामा चरण शुक्ल और NT तिवारी जी के बीच का, UP MP के बीच का एक एग्रीमेंट था, जिसमें 32 TMC पानी देने का एग्रीमेंट था। एक सिंगल पेज एग्रीमेंट में देख रहा हूँ, अब उसमें हमारे बांध हमारे यहाँ बने हैं, पानी सब कुछ उनका है, पूरा उनका UP गवर्नमेंट उस पर पूरा उनका पकड़ है, पूरा पानी पूरा UP जा रहा है।
मैंने भी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से कही थी और भी बात रखी भी थी कि जब हमारे यहाँ पानी है, हमारा पानी है, तो पहले हम अपनी प्यास बुझाएं। जब हमारी प्यास बुझ जाए, हमारी जमीन की प्यास बुझ जाए, बचे तो दूसरे को दे दो। बाढ़ मध्य प्रदेश झेलता है, पानी का फायदा वो बैक वाटर भी हमारा जरा झेलेगा। यदि आप जो बात कर रहे हो तो बैक वाटर का पानी हम लोग झेल रहे हैं, हमारा जमीन जा रही है, लेकिन जो फ्रंट वाटर है वो सब सीधे यूपी गवर्नमेंट में जा रहा है। तो इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हम अपने स्रोत का बेस्ट यूज अपनी जमीन पे कैसे कर पाए, अपनी जो हमारी जमीन है अभी प्यासी है उनकी प्यास कैसे बुझा पाए, अपने लोगों की प्यास कैसे बुझा पाए, इस पर निश्चित रूप से हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप लोग जनता से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं, लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। कोरोना के इस काल में बहुत सारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ा, तो अब कैसे मैनेज करते हैं अपने दिनचर्या को? बेसिकली मैं तो ये बताऊं कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग मूव करते हैं, हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, किसी के साथ हम वो नहीं कर सकते। यदि आप ज़्यादा मना करोगे तो जनप्रतिनिधि के नाते तो बहुत से लोग समझने को तैयार नहीं रहते, खासकर ग्रामीण अंचल में। उनको कोरोना का उतना भय नहीं है, उनका इम्यून पावर इतना अच्छा है कि वो लोग झेल रहे हैं सब चीज़ें। और इसलिए इन सब चीज़ों को लेके अपना जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ अपने क्लीन करना, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग चल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यदि अभी तक सेफ है तो भगवान आगे भी सेफ रखेगा। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के खनिज और श्रम मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह जी को। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल से बातें हैं। बुंदेलखंड को लेकर उनकी अपनी चिंताएं हैं। बुंदेलखंड में जो संसाधन है उसका भरपूर उपयोग वो उस क्षेत्र की जनता के हित में और प्रदेश के हित में करना चाहते हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो योजना है उसको कारगर करने की दिशा में वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगले हफ्ते शख्सियत में फिर हम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ और बात करेंगे मध्य प्रदेश के विकास को लेकर उनके विभाग से जुड़े हुए क्षेत्रों की। तब तक के नमस्कार।